इन सभी को आज अब तक हमने मेटल का 1, 2 और अपलोड हो चुका है मेटल का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 जो है उसमें एक छोटी सी एरर थी जिसकी वजह से मुझे उसको हटाना पड़ा। मैं फिर से रिशूट करके ला रहा हूं और अच्छी खासी मेहनत मैं दोबारा कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, और ये और बेहतर होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल। ये जो वीडियो है इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे मेटलर्जी को, यानी कि धातु कर्म को, ठीक है। तो ये उसके लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ऑकरेंस जो है मेटल का वो कहाँ से होता है। तो वो सबसे पहले होता है भाई, आप माइंस से उसको खनन करके यानी कि खोद कर निकालते हैं तो वो कहलाता है या तो मिनरल या तो ओर, ठीक। लेकिन ओर और मिनरल में क्या डिफरेंस है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ओर यानी कि अयस्क के अलग अलग प्रकार को पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल किस ओर से पर्टिकुलर निकाला जाता है, और उस एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। याद रखिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया और उससे नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए हम देखते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल को। तो मेटल की जो ऑकरेंस है यानी धातुओं की जो प्राप्ति है वो दो वर्गों में वर्गीकृत की गई है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मतलब मुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था मतलब कहने का यह है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातुएं हैं, ठीक। और वो कौन सी धातु होंगी? तो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे की ओर जो धातु आती हैं जनरली सामान्यतः उन धातुओं को लिया जाता है फ्री स्टेट में, मतलब वो हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं। और खास बात ये भी है कि जो धातु हमें फ्री स्टेट में यानी कि मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं मतलब उनमें ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं रहेंगी, वो कंपाउंड के रूप में नहीं रहेंगे, और उनका ना उनसे मेटल, उनका जो प्योर मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन यानी कि उसको निकालना बड़ा ही आसान रहता है, प्रोसेस उसका सिंपल रहता है। सक्रियता श्रेणी आपने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में। तो हाइड्रोजन के नीचे चाप करके मैंने वहां आपको बताया हुआ था, ऐसा कोड बताया हुआ था कि ये जो है सक्रियता श्रेणी में नीचे आती हैं। चाप में था आपका कॉपर था, ठीक, आपका Hg था और आपका Ag था, आपका Au था और Pt था। ये था आपका गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी और कॉपर। तो ये सब मुक्त अवस्था में जनरली मिलती हैं हमको, ठीक, फ्री स्टेट में। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु। कंबाइंड स्टेट क्या होता है कि होता ये है कि एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक, प्रकृति यानी कि जो अर्थ है उसके गर्भ में बहुत सारे एलिमेंट आपस में जुड़ कर कंपाउंड क्रिएट कर लेते हैं। मतलब कि बहुत ही उच्च ताप और बहुत ही उच्च दाब पर क्या करते हैं, तत्व आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। आप लोग को बातें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। उन यौगिकों को ही मतलब उन कंपाउंड्स को ही हम लोग मिनरल्स नाम देते हैं, खनिज बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? उन मिनरल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अब चलिए इस खनिज को और अयस्क को समझते हैं। अयस्क खनिज का ही एक टाइप होता है, मिनरल ओर। मैंने दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है। ऑल मिनरल्स आर नॉट एन ओर, पहला ही पॉइंट है, बार बार बहुत बार ऑब्जेक्टिव इस पे बना घुमा फिरा के आ जाता है, ठीक, कि कथन सत्य है कि गलत है, कि मतलब सभी खनिज हैं वो अयस्क होंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सेकेंड, ओर का फर्स्ट पॉइंट, ऑल ओर्स आर मिनरल, सभी अयस्क मिनरल होते हैं, मतलब कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी ओर जो है वो मिनरल होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब आता है डिफिनीशन में, यानी कि बहुत सारे जो मेटल के कंपाउंड्स हैं, ठीक, उनको खोद कर निकाला जाता है माइन से। माइनिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग बाहर निकालते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए। तो जिसको निकाला जाता है सिंपली वो क्या कहलाता है? आपका मिनरल, ठीक। मतलब कि धातुओं के बहुत सारे यौगिक जिनको खानों से खनन करके हम बाहर निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं खनिज। और किसे कहेंगे? तो ऐसे खनिज, ध्यान दीजिएगा, और ऐसे खनिज मतलब अयस्क ऐसे खनिज जिनसे क्या होगा कि आपका जो मेटल का एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी चीप, मतलब बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक हो, ठीक है, बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक हो, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक, क्या होगा? वेरी इजी एंड वेरी चीप प्रोसेस के द्वारा आप कर पाए। तो ऐसे मिनरल्स को हम नाम देते हैं ओर यानी अयस्क का। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलते थर्ड पॉइंट, एक्टिव इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट।
और एक्टिव इम्प्योरिटीज डज नॉट प्रेजेंट। जब मिनरल्स की बात करते हैं तो इसमें अशुद्धियां, क्रियाशील अशुद्धियां पाई जाती हैं। अयस्कों में क्रियाशील अशुद्धियां नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे क्रियाशील अशुद्धियों की बात कर रहा हूँ, पूरी की पूरी अशुद्धियों की बात नहीं कर रहा कि कोई इंप्योरिटीज पाई नहीं जाएगी। पाई नहीं जाएगी तो रिफाइनिंग करेंगे किसका भाई, होगा ना प्रोसेस मेटलर्जी में। तो याद रखिएगा, ऑल मिनरल्स आर डज नॉट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि सारे के सारे खनिज का हम धातु के निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं करते हैं। सारे के सारे खनिज का धातु के निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं करते हैं। बट ऑल ओर्स आर यूज्ड फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन, सारे के सारे अयस्क उनके संगत धातु के निष्कर्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि जो भी ओर्स हैं क्या यूज किए जाएंगे, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किए जाएंगे। एग्जांपल के लिए क्ले और माइका, माइका मतलब अभ्रक, क्ले मतलब आपकी चिकनी मिट्टी। हेमेटाइट और बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का और ये आपके आयरन का, ठीक है, ओर है। अब इसके बाद हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो जहाँ पाए जाते हैं उनको पहले देखेंगे और लास्ट तक बने रहना आपको, क्योंकि जो सेगमेंट इसमें है इंक्लूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी सीरियसनेस को बिल्कुल समझ पाएंगे जब मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा। चलिए तो हम देखते हैं अब आगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा इसको। मैं बताने जा रहा हूं आपको क्रस्ट के बारे में, भूपर्पटी, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और आपके एग्जाम्स में भी आए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रस्ट की जब बात करते हैं तो इसमें पूछ देता बहुत बार कि कौन सा जो तत्व है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मैं एक ऑर्डर बना देता हूं, आप उस ऑर्डर को याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा पाया जाएगा ऑक्सीजन, फिर पाया जाएगा सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, ठीक, और फिर पाया जाएगा आयरन और देन कैल्शियम। आप इस ऑर्डर को याद कीजिए। क्रस्ट भूपर्पटी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, देन कैल्शियम। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर याद रखना है। और नहीं ज़्यादा याद रख सकते तो आप 3 याद रखिए, इन तीनों को याद ही रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ओशियन की, यानी समुद्रों की, कि समुद्र में कौन से ऑर्डर में पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर पाया जाए आपका क्लोरीन, फिर सोडियम, और उसके बाद पाया जाएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक। इसमें भी आप शुरू के 3 को याद रखिए, ऑर्डर याद रखिएगा कि ऑक्सीजन, फिर आपका पाया जाएगा हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर आपका सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक। नाम नहीं लिख रहा हूं, संकेत से काम चला लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से उसके बाद बात करेंगे हम अपनी, यानी कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है नहीं। इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व रहेगा हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर सोडियम, फिर सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है। और भी बहुत कुछ पाया जाता है, जैसे कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ आयरन पाया जाता है, ठीक है। मैं लिखवा ही देता हूँ, तो आप इसका ऑर्डर भी याद रखेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। एकदम इजी था। अब कुछ बात करते हैं और, जैसे कि सम पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। क्या पता पूछ दे तो रिस्क क्यों लेना। एक एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल, देखिए मैंने इसीलिए वीडियो डिलीट की, एक छोटी सी गलती थी और मैं गलती बताऊंगा कहाँ था, पूरे लेक्चर में बस वो था। मैं चाहता था उसको एक पिन मैसेज इंक्लूड कर देता, बट नहीं, मज़ा आता है, गलत होना ही नहीं चाहिए, होते आया है, ह्यूमन एरर समटाइम्स हैपन, बट मुझे लगा क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बात करेंगे झींगा की। झींगा मतलब झींगा लाला वाला झींगा नहीं, झींगा मतलब झींगा जो खाते हैं लोग, बड़े महंगा मिलता है, आई थिंक 440 रुपये किलो रेट है इसका। अरे मैं खाता होता नहीं हूँ तो झींगा जो है इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें पाया जाएगा क्रोमियम, ठीक। बात करेंगे विटामिन B12 की, उसमें पाया जाएगा कोबाल्ट। बात करेंगे हीमोग्लोबिन की, किसकी बात करेंगे, हीमोग्लोबिन की, उसमें पाया जाएगा आयरन। बात करेंगे पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों के जड़ों की, तो जड़ों में पाया जाएगा पोटेशियम। बात करेंगे इसके बाद ककड़ी की, जितना मिला है भाई हम लेके आए, उनमें पाया जाएगा वेनेडियम।
झींगा, क्रोमियम, B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, आयरन, पेड़ पौधों की जड़ों की, तो उसमें क्या पाया जाएगा, पोटेशियम। बात करेंगे हड्डियों की, बोन्स की, हड्डियों के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, जिक्र होगा कहीं ना कहीं, कैल्शियम, पीरियोडिक टेबल वाले में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, मुझे याद आ गया, इसको वन लाइनर क्वेश्चन करवाया था तो वहां पे ये था। बात करेंगे अब क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में पाया जाएगा मैग्नीशियम। और बात करेंगे गाय व बिल्ली के आंख की। भाई देखिए, आपने कभी बिल्ली की आंख या गाय की आंख रात में देखी होगी तो वो अलग तरीके की चमकती हुई, हरे रंग की चमकती हुई हल्का सा नजर आएगी आपको, तो उसमें पाया जाएगा जिंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट तो बताना जरूरी था, आप इसको याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं शायद एक दो बार आप अगर देख भी लेंगे लेक्चर को तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद एकदम बवाल वाला टॉपिक आएगा, उसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स यानी कि अयस्क हैं, उनका नाम लिखा गया है, और उनसे कौन से धातु का निष्कर्षण होगा वो भी मैं साथ में बताता जाऊंगा इस लेक्चर में। और ये आपको पूरा याद करना, रट लेना है। मैं छोटा मोटा ट्रिक जहां यूज कर पाऊंगा जो आपके याद करने में बड़ा हेल्पफुल हो तो मैं वो कोशिश करूंगा। ठीक, मेनली हमको मेटलर्जी में, धातु कर्म में सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर के बारे में ही पढ़ना है। कार्बोनेट ऑक्साइड एक साथ, ठीक, इनके लिए सेम प्रोसीजर यूज होगा, वहां पे सल्फाइड के लिए अलग यूज होगा। ठीक, बाकी जो है और उनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं धातु कर्म में। चलिए आते हैं अब हमारे टॉपिक पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और याद करना है, रट लेना है। पहला है आपका, फर्स्ट वाला ही है आपका गैलेना। गैलेना जो है ये आपका PbS, इसका फॉर्मूला होगा PbS, जिंक ब्लेंड इसका होगा ZnS और सीने बार HgS। देखो इससे आप निकाल पाओगे, एक्सट्रैक्शन करोगे Pb का, इससे करोगे Zn जिंक का, इससे करोगे एक्सट्रैक्शन मरकरी का। ठीक है, लेड का, जिंक का और मरकरी का एक्सट्रैक्शन करोगे, तीनों फॉर्मूला मिलता जुलता है, PbS, ZnS और HgS। PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में है। पूरे ओर का मैंने अलग से एक PDF बनाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसके पहले के लेक्चर ना भी करिए तो रिवीजन के तौर पे इसको बड़े अच्छे से करके जाइए, और इसका ही MCQ मैं लेके भी आऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला जो है हमारा चौथा है सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइट भी बोलते हैं इसको, सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइट। ठीक, इसको आप लिखेंगे Ag2S। Ag2S है, यानी यहां से हम सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। इस ओर से क्या प्राप्ति होती है, सिल्वर की प्राप्ति होती है। कॉपर ग्लांस, तो कॉपर ग्लांस हो जाएगा Cu2S। मैंने कोशिश किया हुआ है अरेंज करने का एक पैटर्न में, PbS, ZnS, HgS, इन तीनों को आपने देखा, सिल्वर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, Ag2S, Cu2S। ठीक, और सब देखिए सल्फाइड के ओर मैंने एक साथ रखे हैं, सल्फाइड आपको सब में नजर आ रहा होगा। ठीक, वैसे ही ऑक्साइड वालों को एक साथ। तो ये याद आप चुटकियों में कर पाएंगे, याद नहीं भी कर पाएंगे, अगर आपने 2 बार 3 बार पढ़ा है आपका दिमाग एग्जाम में रिकॉल कर लेगा ऑप्शंस को देख के। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट का होता है FeS2। ठीक, अगला है कॉपर पायराइट, तो इसमें CuFeS2। FeS2 में Cu लगा दीजिएगा, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आपने सारे सल्फाइड ओर को कर लिया कंप्लीट। चलिए अब आगे हम ऑक्साइड ओर में आता है। ऑक्साइड ओर में आपको हर जगह ऑक्साइड नजर ही आएगा। पहला है हेमेटाइट, तो हेमेटाइट जो है भाई वो आयरन का ओर होता है, इससे हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, लोहे का निष्कर्षण करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट जो होता है उसमें एक एक बढ़ा दीजिए तो Fe3O4। ठीक, लिमोनाइट, लिमोनाइट वापस से हेमेटाइट को याद कीजिए, Fe2O3 × 3H2O। यहां से क्या करते हैं हम लोग, आयरन का निष्कर्षण करते हैं। ठीक, कोरेंडम, ये तीनों से हम लोग आयरन का निष्कर्षण करते हैं। बात आती है कोरेंडम की, तो ये होता है Al2O3। क्या होता है, Al2O3। इसी Al2O3 में अगर आप H2O ला देते हो तो डायस्पोर हो जाता है। इसी में अगर आप 2H2O ले आते हो
तो वो आपका बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट बहुत बार पूछा गया है और कोरंडम भी पूछा गया है, हेमेटाइट भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये सब आप याद रखिएगा। यहां से आपका कॉपर ग्लांस बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, क्रोमाइट, क्रोमाइट से आप क्रोमियम, अच्छा इन तीनों से आप एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक, क्रोमाइट का जो है वो फॉर्मूला होता है FeOCr2O3। क्रोमाइट से आप क्रोमियम का निष्कर्षण करेंगे। तो इस तरीके से आपने ऑक्साइड ओर को देखा। ऑक्साइड ओर में और भी बचा हुआ है टीन स्टोन, तो ये होता है SnO2। टीन स्टोन से आप Sn यानी टीन का निष्कर्षण करेंगे, SnO2। क्यूप्राइट जो होता है वो Cu2O हो जाता है। ये दोनों थोड़े से डिफर है, लेकिन पायरोल्यूसाइड जो होता है वो होता है MnO2। SnO2 MnO2, SnO2 MnO2, टीन स्टोन पायरोल्यूसाइड, क्यूप्राइट Cu2O होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। नाइट्रेट ओर्स बड़े ही आसान है, चिली साल्ट पेपर NaNO3, इनसे टीन का, इससे कॉपर का, इससे Mn का निष्कर्षण होगा। यहां पे इससे सोडियम का निष्कर्षण करते हैं हम लोग। और सॉल्ट पेपर या सॉल्ट हो जाता है गलती। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है KNO3। ठीक, यहां से आप पोटेशियम का निष्कर्षण करते हैं। अगला है हमारा, ये इस साल्ट पेपर को इंडियन साल्ट पेपर भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा हॉर्न सिल्वर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका होता है AgCl। क्या होता है AgCl? Ag का निष्कर्षण करते हैं हम लोग। कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2O, कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है। और इससे निष्कर्षण पोटेशियम और एज वेल एज मैग्नीशियम का भी करते हैं। तो ये ऑप्शन देख के आपको वहां पे टिक करना पड़ेगा। ये बात का ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि KCl और K और Mg दोनों का निष्कर्षण होता है कार्नेलाइट से। फ्लोरोस्पार, ये होता है CaF2, इससे हम लोग कैल्शियम का निष्कर्षण करते हैं। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट जो होता है वो फॉर्मूला थोड़ा सा जटिल होता है, Na3Al F6। तो ये याद करना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा। रटना तो आपको सभी पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता है। और सबको मैंने अलग से अरेंज किया हुआ, सल्फाइड्स को एक साथ, ऑक्साइड्स को एक साथ, फिर आपका नाइट्रेट वाले NO3 वाले को एक साथ, फिर आपको नजर आ रहा होगा हैलाइड। हैलाइड मतलब जिसमें Cl या F, ये फ्लोरीन आपको नजर आ रहे होंगे, Cl नजर आ रहे होंगे। हैलाइड ग्रुप्स को एक साथ रखा है मैंने। चलिए अब आते हैं कार्बोनेट ओर पे, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट का होता है MgCO3, CO3 कार्बोनेट आ गया। ठीक, चूना पत्थर का सबको याद है लाइम स्टोन यानी CaCO3। डोलोमाइट, डोलोमाइट हो जाता है MgCO3 इंटू CaCO3, और डोलोमाइट से एक्सट्रैक्शन होता है Mg का। ठीक है, कैलेमाइन, कैलेमाइन होता है आपका ZnCO3। ठीक, और आपका उसके बाद आता है सेरूसाइट, तो वो होता है PbCO3, और आपका आता है सीडेराइट, वो होता है FeCO3। ठीक है, नीचे पूरा नजर आ रहा है। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हमने कार्बोनेट जो ओर्स हैं उनको भी कंप्लीट देख लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा आता है मैलेकाइट और एजुराइट। ये देखिए यही वो जगह है जहां मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, CaCO3 लिख दिया था। एक्चुअल में ये होगा CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस, CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस मैलेकाइट। और ये एग्जाम में पूछा है और इसके फिर से पूछने की पूरी संभावना है। याद रखिएगा मैलेकाइट से हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। कॉपर का ओर है यानी कि तांबे का ओर है मैलेकाइट, CuCO3 CuOH ट्वाइस। और सेम यहाँ पे आप बस 2 लगा दीजिए, CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। लेकिन फॉर्मूला ये इस तरीके से लिखा जाता है CuOH ट्वाइस इंटू 2 CuCO3। ठीक है, अब आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब उसके बाद आता है एप्सम सॉल्ट, बेराइट और जिप्सम और ग्लोबर लवण। देखिए ग्लोबर सॉल्ट, ये सब सल्फेट ओर है, मतलब आपको इसमें SO4 नजर आएगा। क्या नजर आएगा? SO4। एप्सम सॉल्ट होता है MgSO4 इंटू 7H2O। ठीक, इसके बाद बेराइट होता है BaSO4। आपका जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम के साथ एक और को आप याद कीजिए, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं हट जा रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
उसका क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O। क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O। हम अभी सल्फेट और को पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। ठीक, चलिए अब इसके बाद चेक रहेगा क्या, ग्लोबल सॉल्ट, ये हो जाएगा आपका Na2SO4 और 7 और 3 10 H2O। ग्लोबल लवण का फॉर्मूला होगा Na2SO4 इंटू 10 H2O। अब इसके बाद ब्लू विट्रियल, व्हाइट विट्रियल, रेड विट्रियल और ग्रीन विट्रियल, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है आपका ब्लू वाले में CuSO4 इंटू 5H2O, दूसरे में ZnSO4 इंटू 5H2O, तीसरे में COSO4 इंटू 7H2O, ठीक है, और लास्ट में FeSO4 इंटू 7H2O। देखिए मिलता जुलता फॉर्मूला, इसलिए याद रहता है, हमेशा याद रहेगा, आपको घबराने की बात नहीं है। ब्लू विट्रियल नीला थोथा, CuSO4 इंटू 5H2O। इसीलिए जब कोई विलियन आपको नीले रंग का दिखाई दे, ठीक है, सभी विलियन की बात नहीं हो रही है, जब इस तरीके का प्रोसेस हो मेटलर्जी से रिलेटेड और वहाँ पे, तो आप समझिएगा वो क्या रहेगा, कॉपर। अगर वो हरा दिखाई दे प्रेसिपिटेट आपको, तो वो क्या रहेगा, आयरन। नीला थोथा का सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O, सफ़ेद थोथा का सूत्र है ZnSO4 इंटू 5H2O, रेड विट्रियल COSO4 इंटू 7H2O, और ग्रीन विट्रियल को हरा कशिश बोलते हैं FeSO4 इंटू 7H2O। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा और जो है मैंने आपको मतलब पूरा और का छोड़ कर दिया, जो भी था आपको इसके बाहर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, और इसके बाद MCQ का जो वीडियो आएगा ना उसमें पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है कि इस वीडियो को बहुत जोरदार तरीके से शेयर करना है, मतलब सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मैंने दोबारा इसको शूट किया केवल एक चीज़ की वजह से कि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, और साथ ही मेरे इमेज का भी सवाल था, तो आप लोग को इसको बहुत अच्छे तरीके से शेयर करना है, मतलब मुझे इसमें भयंकर शेयर चाहिए। ठीक, हर वीडियो में मैं ऐसा बोलता हूँ कि जनरली आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बट इसका चाहिए मुझे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमारे लिए, और एक ज़रूरी बात जो कहनी थी, जो लोग अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं वो सुने, कि बहुत जो है मैं देख रहा हूँ रुझान जो एग्ज़ाम को लेकर है स्टूडेंट्स का, थोड़ा फीका पड़ गया है। देखिए फीका पड़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम जो है ना माशाअल्लाह बहुत प्यारा एग्ज़ाम है, जो आपका ये जो ACF रेंजर है बहुत प्यारी जॉब है। ठीक, और फर्स्ट पेपर का नेचर और सेकंड पेपर का नेचर बहुत अलग अलग है। सेकंड पेपर कहीं ना कहीं अपने आप में एक सागर है, बहुत सारा सिलेबस, फिजिक्स आपको पूरा करना है, कहीं ना कहीं 10th के साथ 11th 12th को भी टच करके आना है, केमिस्ट्री में भी वही हाल है, बायो और ज़्यादा, फिर नया ला के जोड़ दिया एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। डरना भी चाहिए, बट एक फितरत जो होती है कॉम्पिटिटर की, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इतने दिनों में अब, और बहुत सारे जो मेरे भाई जो हैं पर्सनल सत्यजीत सर हैं, तो उनसे भी मेरा इस बारे में डिस्कशन होते रहता है। तो वो जो है वो राजपूत ट्यूटोरियल्स में पढ़ाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और एक बहुत उम्दा दर्जे के टीचर हैं वो, मतलब मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। तो डाउट्स भी बच्चों के आते हैं, तो उससे भी हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। कहीं ना कहीं कंपटीशन का एक तरीका होता है, एक उसकी लिमिट होती है, उसकी एक अपनी नब्ज़ होती है, आपको उसको पकड़ के चलना है। हम लोग क्या होते हैं कि इमोशनल हो जाते हैं एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम पेपर सेट करने वाला आपकी मंशा पर निर्धारित नहीं होता है। बच्चों में ये होड़ लग गई है कि उसने अगर 100 क्वेश्चन किया, सॉरी उसने अगर 100% तक किया, सिलेबस को 100% एबव लेके गया, तो मैं क्या करूं कि मैं 200 लेके जाऊं, क्या ज़रूरत है? फिर आप बगैर उपयोगी चीज़ें पढ़ना चालू कर देंगे जो कभी वो पूछेगा ही नहीं। और आप कह सकते हैं कि सर वो डर दूर करने का एक तरीका है, तो डर दूर करने का तरीका होता है कि जो चीज़ पूछेगी लिमिटेड है, उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 100 बार उसी को पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि उसमें गलतियां ना हो। तो ये एक बेहतर तरीका होता है। देखिए साइंस से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से मैं बस शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूं आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे कि अब ये पढ़ना है तो इसमें 8-10 और छूट गए हैं, तो कोई बोलेगा कि उसको भी पढ़ना चाहिए था, और कुछ चीज़ें मैं जो छोड़ता हूँ स्किप करता हूँ उसको भी पढ़ना चाहिए, और भी पढ़ लूँ, 11th का भी उठाऊँ 12th का भी उठाऊँ पढ़ लूँ, तो आप पढ़ सकते हैं।
भाई सबको स्वतंत्रता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप गलती कर रहे हैं। बियॉन्ड द लिमिट रहना ही एक भलाई होती है, या आप लिमिट तक रहिए, एबव द लिमिट जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। कंपटीशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे से बहुत ज़्यादा पढ़ लें या कुछ और इधर उधर का पूरा मिला के पढ़ लें। आप यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। सिलेबस निर्धारित किया गया है, क्वेश्चन भी सिलेबस के तौर पे ही आता है। 2 साल से मैं देख चुका हूं पेपर्स को, और बहुत अच्छे से हम लोग आपको यहाँ पे उसका क्वेश्चन इजीली करवा पाते हैं। तो हमको पता है कि वो टफ नहीं है, बस कहीं ना कहीं अछूता रह गया है। उसको आपको टच करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो ये एक एडवाइस मेरी आज के लिए आप लोगों के लिए थी। तो जो भी सिलेबस आपके सामने है, आप उसी तरीके से पढ़िए कि जितना आपको लगे कि हाँ ये यहाँ तक एग्जाम में आ सकता है, उतने को बहुत अच्छे से कीजिए। उसके और आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैं खुले मंच पे ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि 11th-12th का सिलेबस बहुत वास्ट है ना फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो हम जानते हैं इसलिए बता रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, और जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और बातें अगर अच्छी लगी होंगी या अगर थोड़ी बुरी लगी होंगी तो उसके लिए माफ़ करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जय हिंद।